हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर लुबना मिर्जा हैं, जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। सो आई विल गो टू कदीर साहब और आप क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है वो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर लुबना मिर्जा हैं, जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका में बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर लुबना ने साइंस की दुनिया की एडमिन टीम में भी शामिल हैं। इन्होंने पोस्ट की हैं साइंस की दुनिया पे। इनकी किताब है एक जो इन्होंने साइंस की दुनिया पे, उसका लिंक भी दिया था, और आपके सवालों के जवाब भी गाहे बगाहे देती रहती हैं। तो आज हमारे पास ये मौका है कि उनसे कुछ तफसीली गुफ्तगू करें उनके बारे में, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है एंडोक्रिनोलॉजी उसके बारे में। डायबिटीज़ की वो एक्सपर्ट हैं, तो डायबिटीज़ के बारे में, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर लुबना, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने मेडिसिन का फील्ड और उसमें एंडोक्रिनोलॉजी के फील्ड क्यों चूज किया। जी, मेरा नाम लुबना मिर्ज़ा है। जैसे कि कदीर साहब ने बताया, मैंने चाणक्य मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने मर्सी हॉस्पिटल पिट्सबर्ग में इंटरनल मेडिसिन में 3 साल रेजिडेंसी की। उसके बाद वापस हम ओक्लाहोमा आए और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में एंडोक्रिनोलॉजी में फेलोशिप की। 2010 में अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने नॉर्मन हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और पिछले 10 साल से मैं यहीं पे काम कर रही हूँ। एंडोक्रिनोलॉजी की फील्ड मैंने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में है। जैसे कि हम जानते हैं, परहेज इलाज से बेहतर है। इससे पहले कि मजीद मसाइल शुरू हों, खड़े हों, उनको पहले से अगर हम एड्रेस करें तो वो बेहतर है। और चूंकि कुछ और फेलोशिप्स जो थी उनमें जाना बहुत डिफ़िकल्ट भी था और एक्सपेंसिव भी, तो मैं रियलिस्टिकली वो फील्ड्स चुनना चाह रही थी जिसमें मैं कामयाबी हासिल कर सकूं और दाखिला भी मिल सके। तो उसमें जो है रूमेटोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, एंडोक्रिनोलॉजी, ये सारे मेरे सामने चॉइसेस थी। तो उनमें से मैंने एंडोक्रिनोलॉजी को इसीलिए पिक किया क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम देखते थे कि उनके पैरों में ज़ख्म पड़ गए हैं और अब सर्जरी की ज़रूरत आ गई है। किसी के कट रहे हैं, किसी की टांग कट रही है। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि अगर हम शुरू से इन मसाइल को एड्रेस करें तो यहाँ तक मरीज नहीं पहुंचेंगे। सही। तो थोड़ा सा हमारे मेंबर्स को बताइए कि एंडोक्रिनोलॉजी होती क्या है। जी, एंडोक्रिनोलॉजी में जब मैंने फेलोशिप की तो उस वक्त तक पाकिस्तान में अभी ये फील्ड शुरू नहीं हुई थी। बल्कि अपने कॉलेज से ही मैं पहली पर्सन हूँ जिसने एंडोक्रिनोलॉजी में फेलोशिप की। एंडोक्रिनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अक्सर लोग बस आपको यूँ कहते हैं इसका स्कोप नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजी में नहीं जाएं, इसमें कोई स्कोप नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, या आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, या मरीज नहीं है इसमें। लेकिन असल बात यह है कि एंडोक्रिनोलॉजी एक बहुत अहम फील्ड है और इसकी ज़रूरत सारी दुनिया में बढ़ रही है। जब से मैं यहाँ नॉर्मन में काम करना शुरू किया तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं से मुझे जॉब ऑफर आती है। सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका में डिफरेंट प्लेसेस, हर जगह पे एंडोक्रिनोलॉजी की शॉर्टेज है। और कोई यंग डॉक्टर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मैं आपको एनकरेज करूंगी कि आप ज़रूर एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ में देखें, क्योंकि डायबिटीज़ आप जैसे कि जानते हैं कि सारी दुनिया में फैल रही है जी। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हमारे पास ज़्यादा माहिर होंगे जिनको डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम होगा, वो लोगों की बेहतर तरीके से केयर कर सकेंगे, तो हम इन सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। सही। तो अच्छा, इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपको क्योंकि आई थिंक इस जितने भी 3 लोग बैठे हैं, मैं सबसे जो आप कह सकते हैं लेस नॉलेजेबल है मेडिकल साइंसेस में, वो मैं हूँ, ठीक है। तो आप दोनों ज़्यादा जानते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं। तो उनमें कुछ जो वो क्या कहते हैं जो सिक्रीशंस होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू होती हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी है। जी, इंटरेस्टिंग। तो एंडोक्रिनोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग में पाइप्स होते हैं जिससे पानी आता है, या इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है,
या आपके स्ट्रक्चर्स हैं जैसे दीवारें हैं, दरवाजे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इंसानी जिस्म को देखें तो उसमें जो पाइप का सिस्टम है उसको आप कार्डियोलॉजी की फील्ड से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम देखें तो उसको आप न्यूरोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एंडोक्रिन सिस्टम इन सारे निज़ामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे डिफरेंट एंडोक्रिन ग्लैंड्स। अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेंक्रियास है, ओवरीज हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। ये हार्मोन्स रिलीज, यहाँ से हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, ब्लड से सर्कुलेट करके वो दूसरे ऑर्गन्स पे पहुंचते हैं जहाँ उनके रिसेप्टर मौजूद हैं। तो यानी कि एंडोक्रिनोलॉजी की एक और, फील्ड जो है, जी जी, go ahead। हम्म, जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम कई दफा ये लफ्ज सुनते हैं हार्मोन्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशन है उसी को हम हार्मोन कहते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे उनको, उनकी सिक्रीशन को हम जूस कहेंगे, हार्मोन नहीं कहेंगे। ये बात सही है क्या? एग्जैक्टली सही, आपकी ठीक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। और इसी लिहाज से पेंक्रियास जो है वो एक एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन दोनों तरह का ग्लैंड है। तो ठीक ठीक। में आपका एक जगह से हार्मोन निकला और ये ब्लड में ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुंचा और वहां पे उसने अपना इफेक्ट और असर डाला। तो इसको हम हार्मोन, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्से हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। आगे वाले हिस्से से 5 हार्मोन बनते हैं। हर हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, एक ग्रोथ हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन है, लुटिनाइजिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, थायराइड, एड्रेनल, एसीटीएच हार्मोन। ये सारे हार्मोन वो ब्लड से सारी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। पिट्यूटरी आपका मास्टर ग्लैंड है। अगर कोई भी हार्मोन ज्यादा हो, कम हो, तो उससे जो है और डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को आप देखें कि अगर ग्रोथ हार्मोन ना हो तो बच्चे लंबे नहीं हो सकते, छोटे रह जाते हैं, जैसे बोनेपन की बीमारी। या ग्रोथ हार्मोन है लेकिन उसका जो रिसेप्टर है वो ठीक से काम नहीं करता, तो ग्रोथ हार्मोन होने के बावजूद उनमें बोनेपन की बीमारी होगी। और अगर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बना रहा है और अभी उनकी हड्डियां फ्यूज नहीं हुई तो वो लंबे होते चले जाते हैं और जाइंट बन जाते हैं, जैसे आलम चन्ना, इफ यू रिमेम्बर हिम। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लूं, फिर आई थिंक वो कदीर साहब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये कि अभी आपने जो ग्रोथ हार्मोन की बात की है, इसमें ऐसा होता है कभी कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो हैं वो ज्यादा ग्रो कर जाए, जैसे कि हाथ बहुत बड़ा हो जाए लेकिन पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मल ही है उस बंदे की, लेकिन हाथ बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या इसके लिए भी ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है या ये कोई डिफरेंट केस है? जनरली ग्रोथ हार्मोन से सारे जिस्म पे असर पड़ता है। और अच्छा। अगर ये, जैसे आपको मालूम है, बलूगत से गुजरने के बाद बच्चे जो हैं वो लंबे होना बंद हो जाते हैं, यानी आपकी जो लंबी हड्डियां हैं वो फ्यूज हो जाती हैं एंड्स, और वो मजीद लंबे नहीं हो सकते। तो अगर ग्रोथ हार्मोन ट्यूमर पहले शुरू हो गया था तो ये लंबे होते जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा फुल ग्रोन है, जैसे कि वो 24-25 या 30-45 साल के हैं, दे आर डन ग्रोइंग, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर बन गया, तो हम ऐसे लंबे नहीं हो सकते, बस ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अभी ठीक है, ठीक। आपको देखा तो ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से जो है से आपका जॉ जो है ऐसे आगे, जब उन्होंने अपना साइड में फेस किया तो इट वाज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, और उनका जो फोरहेड है इट्स जस्ट ग्रोइंग ओवर देयर आईज, और हाथ इतने बड़े कि जैसे डिस्प्रोपोर्शनेटली टू योर बॉडी, और जॉइंट प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंटेस्टिनल ट्यूमर्स, तो इट कॉजेस प्रॉब्लम्स विद ऑल ऑफ योर बॉडी बेसिकली। ठीक ठीक। चलिए कदीर साहब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी आपने चूंकि वो प्यूबर्टी की बात की, तो एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा ही आता है और जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि इंसान के जिस्म में अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो उसमें ये ट्रैकिंग कैसे होती है कि भाई अब ये बच्चा जो है ये 12 या 13 साल का हो गया है, तो अब वो टर्न ऑन करना है और वो जो अडल्टहुड के रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के जो हार्मोन हैं, वो अब सीक्रेट करने शुरू करने हैं। तो ये सिस्टम कैसे, टाइम ट्रैकिंग जो है ना वो कैसे होती है? जी, तो ये नॉर्मल सिस्टम है और हर किसी का डिफरेंट है, और वो उनकी फैमिली हिस्ट्री के मुताबिक, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस के मुताबिक, कहाँ पर वो रहते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, सारे इन चीजों पे असर करता है। इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है ये बात। अच्छा, सही। तो चले हम वापस आते हैं, जो हमारा फोकस है वो डायबिटीज का है। तो ये बताइए कि एक तो पहली बात ये है कि डायबिटीज होती क्या है? हमारे यहाँ बहुत कॉमन है ये, लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि क्या है। तो ये कुछ बताइए मेंबर्स को कि डायबिटीज होती क्या है।
जी, तो डायबिटीज है एक तवील अरसे तक होने वाली बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है और ये इंसुलिन में खराबी की वजह से हो जाती है। जी। डायबिटीज की दो इकसाम है, टाइप 1 है, दूसरी टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में चूंकि इंसुलिन होती ही नहीं, यानी उनका पेंक्रियास जो है वो ऑटो इम्यूनिटी से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उनमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, इस वजह से उनमें डायबिटीज पैदा हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियास से निकलता है, बेटा सेल से, और सारे खुलियों के ऊपर एक दरवाजा होता है ग्लूकोज के लिए, उसको ओपन करेगा जिससे ग्लूकोज अंदर जाएगी और यू विल मेटाबोलाइज इट फॉर एनर्जी। तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो इन पेशेंट्स में ग्लूकोज जो है ब्लड में सर्कुलेट करती रहेगी और बढ़ती जाएगी और ये डिहाइड्रेटेड और मेल नरिश्ड हो जाएंगे। इस वजह से उनकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, ये डिपॉजिट हो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तो उसकी वजह से सारी खून की छोटी नालियों वाली बीमारियां, खून की नालियों वाली पेचीदगियां और तवील अरसे में पैदा होती हैं। टाइप 2 के डायबिटीज जो हैं उनमें इंसुलिन बनने के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्योंकि आजकल मोटापा और ज़्यादा मुतारिक ना रहना ये बहुत कॉमन हो गई हैं बातें, तो लोग जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते जाते हैं, यानी कि इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहिमत उनके जिस्म में पैदा हो जाती है, तो उनको ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। तो उनका पेंक्रियास जो है वो 4 गुना 6 गुना काम कर करके आखिरकार ये खुलिये तबाह होने लगते हैं, बेटा सेल्स। तो फिर वहां से जो है जब इंसुलिन कम होना शुरू हो जाती है तब आपको पता चलता है कि इनको डायबिटीज हो गई। तो जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उनमें 95% बेटा सेल्स तबाह हो चुके होते हैं जब आपने किया कि इनको टाइप 1 है। टाइप 2 में तकरीबन 80% तबाह हो जाते हैं जब आपने डायग्नोस किया कि इनको टाइप 2 है। उसके बाद है हाई शुगर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अगर हम शुगर को नॉर्मल दायरे में रखें तो हम इन मरीजों में होने वाली इन सारी पेचीदगियों से बचत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक आम इंसान को, और खास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में ये रवाज बहुत कम है कि लोग हर साल अपना मेडिकल टेस्ट कराएं और उनको पता चलता रहे कि उनके जिस्म के साथ क्या हो रहा है। तो एक आम इंसान को कैसे ये इल्म होगा कि उसको डायबिटीज का मसला हो सकता है और उसे अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा हो कि साउथ एशियन अफराद में हमारे अंदर डायबिटीज का खतरा बाकी सब लोगों से ज्यादा है। न्यूयॉर्क में एक स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने काले लोगों को देखा, हिस्पैनिक्स को देखा, वाइट अमेरिकन को, नेटिव अमेरिकन को, ईस्ट एशियंस को और साउथ एशियंस। तो साउथ एशियंस में डायबिटीज का खतरा बाकी तमाम लोगों से ज्यादा है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे जीनियाती ढांचे की वजह से। और डायबिटीज शुरू में बिल्कुल पता नहीं चलता है आपको कि आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज। डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज होती है, बेसिकली कंटिन्यूएशन। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि लोग साल में एक दफा जाएं और डॉक्टर को दिखाएं और बेसिक टेस्ट कराएं, तो ये एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि हमें सीखनी होगी और लोगों को भी एनकरेज करना होगा कि अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल टूट फूट गई है और हाईवे पे उसके हिस्से पड़े हुए हैं, उस वक्त उसको पुट टुगेदर करना, उसको दोबारा से ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम हर साल उसको चेकअप कराएं, मेक श्योर करें कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इस बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। डायबिटीज को पता नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, क्योंकि शुरू में उसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा शुगर बढ़ने लगती है तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बाय द टाइम आप डायग्नोस करते हैं कि टाइप 2 है तो उस वक्त तक 80% आपके बेटा सेल्स डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं और बाकी 20% डाउन द हिल है, यानी इवेंचुअली 20% विल गो अवे एज वेल, यानी वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि दवाई ले रहा हूँ लेकिन मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो दिस इज द नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज, ये कुदरती पाथवे है, इसी तरह ही होता है। बस आपको चेक करना होगा और अपने साथ साथ दवाई बढ़ानी होगी। तो डॉक्टर लुबना ये बताइए कि अगर हमें ये इल्म हो जाए कि हम डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो हमें अपने अंदाज़ जिंदगी में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए कि हम कम से कम उससे ज्यादा खराब ना हो? जी, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी सारे डायबिटीज के पेशेंट्स को कि जैसे ही आपको पता चलता है कि हमें डायबिटीज है तो लोग काफी खौफजदा हो जाते हैं
और वो इस बात को छुपाते हैं या इस बारे में इस पर ध्यान नहीं देंगे, डिनायल जैसे कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया तो जैसे ये मौजूद नहीं है। जी पहले तो ये कि जब आपको बताया गया है कि आपको डायबिटीज है तो हिम्मत नहीं हारें। बिल्कुल शुरू की स्टेजेस में देयर वाज अ स्टडी इन डायबिटोलॉजिया, उसमें उन्होंने देखा कि जिन लोगों को नई नई डायबिटीज हुई थी तो उन्होंने अपनी डाइट पर बहुत काम किया, 600 कैलोरीज कर दी एक दिन में, तो 2 उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। पहले हम ये समझते थे एक दफा टाइप 2 डायबिटीज हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इस स्टडी से हमें पता चला कि बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज मुमकिन है। और बल्कि मैं रोज देखती हूँ, पिछले 10 साल से मैं डायबिटीज यहाँ देख रही हूँ नॉर्मन में। तो जब भी हमारे मरीजों में प्री डायबिटीज हो, हम उनको बताते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर दें, अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी ज्यादा करें और अपना वजन थोड़ा कम करें, तो उनकी प्री डायबिटीज बेहतर होती जाती है। जैसे हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट है, डायबिटीज के टेस्ट है, जैसे फास्टिंग ब्लड का चेक है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं, 2 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, रैंडम ग्लूकोज कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट है। हीमोग्लोबिन A1C जो है वो आपकी एवरेज ब्लड शुगर है, औसतन 3 महीने में कितनी ब्लड शुगर थी। रेड ब्लड सेल्स आपके जो है खून के सुर्ख जसी में वो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज को बाइंड कर लेते हैं और आपको पता चलता है कि पिछले 3 महीने में कंट्रोल कैसा था, क्योंकि सुबह शाम तो ऊपर नीचे होती रहेगी, जैसे कब खाना कब उठे, एक्टिविटी, इट चेंजेस योर ब्लड ग्लूकोज ऑल डे लॉन्ग। लेकिन A1C कांस्टेंट रहती है, वो 3 महीने की एवरेज आपको बताएगी। तो हीमोग्लोबिन A1C से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से ज्यादा है तो दैट मींस यू हैव प्री डायबिटीज, और 6.5 से अबव है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज हो गई है। तो जिन लोगों को प्री डायबिटीज हो जाती है, मैं देखती हूँ कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो उनकी A1C कम होती जाती है, which is very encouraging. तो ये तो खैर ये है कि बिलफर्ज मुझे पता लग गया कि मैं प्री डायबिटिक हूँ या डायबिटिक हूँ और मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, लेकिन इन जनरल हमें अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए कि हम उस स्टेज तक आए ना, या कम से कम उस स्टेज तक पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त मिल जाए। तो उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस या हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? जी, तो वो बिल्कुल बुनियादी बातें कि जो है आप 8 घंटे रात में सोएं और आप एक्सरसाइज करें रोजाना। एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेशन है वो 30 मिनट्स है 5 डेज, सो 250 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड। सारे जो भी अडल्ट लोग हैं, बच्चों को 1 घंटा रोजाना खेलना चाहिए कम से कम। जैसे हमारे बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे, तो हमें मालूम है कि बच्चे जो हैं वो घंटों वीडियो गेम खेलते रहेंगे या बैठ के टीवी देखते रहेंगे, कंप्यूटर अपने फोन्स पर हैं। आजकल हमारे बच्चे इतना बाहर नहीं जाते जैसे हम अपने बचपन में बाहर खेलते थे। सही। तो बच्चों को 1 घंटा रोजाना एक्टिव रहना चाहिए। और हम हमारे जैसे अडल्ट्स, जैसे आई एम ग्रोइंग ओल्डर, वी आर गेटिंग ओल्डर एवरी डे, तो हम 8 घंटे 10 घंटे बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं। तो हमें अपने आप को ये याद दहानी कराना कि कितना अहम है कि हम रोजाना चहलकदमी करें, तकरीबन 30 मिनट रोजाना एक्टिव रहने की कोशिश करें। ट्रेडमिल पे चल सकते हैं, बाहर वॉक कर सकते हैं, स्टेशनरी बाइसिकल चला सकते हैं, जुम्बा क्लासेस हैं। यू सी व्हाट यू लाइक। सम पीपल लाइक टू प्ले टेनिस, कुछ लोगों को डांस पसंद है, कुछ लोगों को कुछ पिलाटेस पसंद है। किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखें। डाइट पे बहुत ध्यान दें, डाइट के ऊपर कि शुगर से परहेज करना। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि शुगर का इतना असर होता है, क्योंकि मैं बहुत अरसा से मेडिसिन में हूँ और डायबिटीज हूँ। तो बहुत साल पहले ही हमने चीनी इस्तेमाल करना बंद कर दी थी। स्प्लेंडा या वो जो येलो, ब्लू वन, द पिंक वन, हमेशा जहाँ पे जो भी मौजूद होती थी, आई ऑलवेज यूज दोस। तो उसके बाद काफी बड़ी स्टडीज से मालूम हुआ कि जो लोग स्वीटनर्स यूज करते हैं और शुगर यूज नहीं करते, उनमें डायबिटीज का रिस्क कम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के जो भी आपके मीठे मशरूबात हैं, ड्रिंक्स हैं, उनसे परहेज ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप दिन में 1 या 2 या 3 कप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या आपको सोडा पीना पसंद है, तो अगर वो शुगरी ड्रिंक से परहेज करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अपना वजन रोजाना करने से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपना वजन कभी नहीं करते। वो हम क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कब अपना वजन किया था? कहते हैं जब हम यहाँ लास्ट टाइम आए थे तब हमने वजन किया। और वजन करने की फ्रीक्वेंसी पर भी स्टडीज हैं कि जो लोग हफ्ते में 1 दफा या 3 महीने में 1 दफा या 6 महीने में 1 दफा या साल में 1 दफा
वजन चेक करते हैं, तो जितना ज्यादा वजन चेक करते हैं उतना ही आपको अपना वजन काबू में रखने में मदद मिलती है। क्योंकि जैसे आप रोजाना सुबह उठे और अपने स्केल पे खड़े हुए, तो उस दिन आप उसके बारे में सोचेंगे कि ठीक है, अब मैंने एक पेप्सी पी ली है, तो मे बी आई शुडंट रीच फॉर अनदर वन। बिहेवियर अ लिटिल बिट एट अ टाइम। आई थिंक इसके लिए तो पूरे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं खुद भी एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ, उसका नाम है माई फिटनेस पॉल। वो आपकी तमाम की तमाम कैलोरीज जो है उसका ट्रैक रख सकता है। तो आई थिंक ये लोगों को यूज करनी चाहिए अपनी कैलोरीज का ध्यान रखने के लिए, और वो न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रख सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी। तो एक और हमारे यहाँ ये मुझे पता नहीं कि ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये सोच भी है कि डायबिटीज जो है वो मीठा खाने से होती है। तो क्या सिर्फ मीठा खाने से होती है या और भी चीजें जैसे कार्ब्स वगैरह हैं कि उनका भी असर पड़ता है या डायबिटीज के प्रोबेबिलिटी पे? जी हाँ, तो ये सही कह रहे हैं ये लोग, जो भी क्या समझते हैं कि जो मीठा खाने से हो जाती है डायबिटीज, वो ठीक है, क्योंकि जो मीठा खाएंगे उतना ही हमारे पैंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ता है, लबलबे को इंसुलिन बनानी पड़ती है। तो अब ज्यादा मशीन अगर हम उसको बहुत ज्यादा चलाएंगे तो जाहिर है कि वो जवाब दे जाएगी। सही। और हम ये समझ रहे होते हैं कि मीठा या कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कुकीज कैंडीज उसमें है, चीज सारी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल है या आटा है और पास्ता, ये सारी चीजें जो इन सारी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, और वो सारे ब्रेक डाउन होके सारे ब्रेक डाउन होके सिंपल शुगर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। हम तमाम तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पे हमें नजर रखनी चाहिए, और अपनी एक बैलेंस डाइट कि जब भी हम खाएं तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का एक मुनासिब हिस्सा होगा। मेरा सवाल ये था कि जो फ्रूट हैं, फल जो हैं, उनमें भी मिठास होती है, खासतौर पे हमारे यहाँ जो आम खाए जाते हैं या अंगूर खाए जाते हैं, इस किस्म के जो फल हैं, तो क्या उनसे भी परहेज करना जरूरी है जो लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं? नहीं, फ्रूट्स आर डिफरेंट। जैसे ये जो सोडा पॉप है उसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डालते हैं। सही। और जो भी, जैसे अगर आप वॉलमार्ट जाएं तो 96% जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें किसी ना किसी तरह की शेप और फॉर्म में कॉर्न मौजूद है। कॉर्न को आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज एवर लिव्ड। अब कॉर्न हर चीज में मौजूद है। जब हम जाते हैं चिकन नगेट्स लिए मैकडोनल्ड से, तो उसमें 23 डिफरेंट केमिकल्स हैं, और उसमें से 13 जो हैं वो कॉर्न से आते हैं। अगर आप एक नॉर्मल फ्रूट खा रहे हैं, नॉर्मल जैसे आपने आम खाया या एक सेब खाया, तो वो नेचुरल शुगर्स हैं, फ्रुक्टोज, दे आर द प्रोसेस्ड काइंड ऑफ शुगर, सो दे आर बेटर काइंड ऑफ शुगर्स, बेटर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप लिमिट करेंगे कि दिन में आपने एक खा लिया या 2 खा लिए। और मैं तकरीबन 12 साल पहले यहाँ ओक्लाहोमा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में कॉन्फ्रेंस हुई थी डायबिटीज की। उसमें एक साइंटिस्ट ने अपना डाटा प्रेजेंट किया था, जिसको मैंने काफी इंटरेस्ट से देखा, क्योंकि उसने मैंगो पे रिसर्च की हुई थी। मैंगो माइस को दे रहे थे वो। इसमें रिसर्च थी बेसिक साइंस की, और उससे मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर हो रहा था माइस का। तो मैंने कहा कि हम हमेशा से बचपन से हम लोग आम खाते रहे, साउथ एशिया में कितने आम शुरू से हम लोग बचपन से खाते हैं। मैंने यही कहा कि आम तो जो है वो फलों का बादशाह है, बहुत पॉपुलर है, और हम हमेशा यही समझते हैं कि इसमें इतनी मिठास है तो ये यकीनन लोगों के लिए खतरनाक होगा या अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें इतना फाइबर है नेचुरली कि गुड फॉर यू बेसिकली। जैसे कि हम जानते हैं अगर इंटेस्टाइन में फाइबर हो तो आप ग्लूकोज को इतना फास्ट एब्जॉर्ब नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट्स इतना क्विकली एब्जॉर्ब नहीं करते। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नेचुरल कुदरती फल जो हैं वो इस हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये प्रोसेस जूसेस हैं, इनसे बहुत बेहतर है। अच्छा, सही। एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी जिक्र किया था एक्सरसाइज का, वर्जिश का, तो उस बारे में भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में ये एक सोच है कि वर्जिश का मतलब ये है कि आप जिम में जाएं और आप बिल्कुल वो मशीनों पे एक्सरसाइज करें। तो आम जो अवाम है उनके लिए थोड़ा आप ये समझा दीजिए कि एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है। जी, चहलकदमी, देखिए
हम जब भी वजन कम करने की बात करते हैं तो ये मतलब नहीं होता कि अगर आपका वजन 200 पाउंड है या 250 पाउंड है तो हम बिल्कुल फिट हो जाएं, बिल्कुल जैसे हम 16 या 20 इयर्स के थे वैसे हम हो जाएं। वजन बिल्कुल कम करेंगे तभी कुछ फायदा होगा। आपने कहा कि कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल गैर मुतहरिक हैं, सारा दिन कुर्सी में बैठे हैं और फिर हम एकदम से जिम में आए और वजन उठाना शुरू कर दें और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें। नहीं, इतना करने नहीं है। आपको मालूम है कि स्टडीज से पता चलता है कि अगर आप 7% भी अपना वजन कम कर लें तो उससे प्रेशर पे अच्छा असर पड़ता है, आपके ग्लूकोज के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है, ओवरऑल बेहतर महसूस करते हैं। मैं यही समझती थी कि वजन की वजह से जो है आपके नीज पर असर पड़ता है और नीज आपके घुटने हैं उसमें तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वो आपका वजन उठा रहे हैं। लेकिन मैं पिछले साल ओयू गई एक कॉन्फ्रेंस में एंडोक्रिनोलॉजी की, वहां पर एक साइंटिस्ट बता रहे थे कि ओबिसिटी की वजह से जो हमारे जिस्म में केमिकल्स बनते हैं, साइटोकाइंस, ऑल द हार्ट नेगेटिव साइटोकाइंस, वो सारे जॉइंट्स के ऊपर बुरा असर डालते हैं। इवन के हाथ के जॉइंट्स, इवन के आपकी रिस्ट और आपकी एल्बोज की वही हार्मफुल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो आपके नीज में हो रहे होते हैं। सो इट्स मोर देन द वेट इटसेल्फ, इट्स नॉट जस्ट द वेट इटसेल्फ, लेकिन उसकी वजह से हमारे अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रहा है और हार्मफुल केमिकल्स बन रहे हैं उसका सारे जिस्म पे असर पड़ता है। सही। एक्सरसाइज के लिए ये है कि अगर आप कुछ नहीं करते तो उठ बस खड़े होके कुछ भी करें, चलना फिरना, बाइसिकल चलाना, स्टेशनरी बाइक, गो आउट एंड क्रिएट अ ग्रुप, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी सेल्फ। अगर आपको कोई शो बहुत पसंद है, आई हैव बीन वाचिंग शिट्स क्रीक, तो ट्रेडमिल के ऊपर रख लें, जैसे ये कंप्यूटर आप अपना ट्रेडमिल के ऊपर रख के वॉच, अपना एपिसोड भी आपने वॉच कर लिया, कुछ एपिसोड्स 30 मिनट्स के हैं, आपने 2 देख लिए, 1 घंटा जल्दी से गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सही। तो एक आपने अभी जिक्र किया जोड़ों के तकलीफ का, तो क्या डायबिटीज की वजह से आर्थराइटिस पे भी असर पड़ता है? ओह ऑफ कोर्स, हर चीज, डायबिटीज आपके सर से लेके पैरों तक हर चीज पे डायबिटीज असर डालती है, क्योंकि वो खून हर जगह जाता है। सही। तो जहाँ पे ब्लड जाएगा वहां वहां वो ग्लूकोज के पार्टिकल्स जाते हैं और वो सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको कहते हैं एंड ग्लाइकेटेड एज्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स, AG। और ये प्रोडक्ट जहां जहां पे डिपॉजिट होती है उन्हीं जगहों को वो डैमेज करती हैं। जैसे आंखों को, अब सिर्फ आंख ले लें तो आंख में ग्लाउकोमा को देखें तो डायबिटिक पेशेंट्स हाई रिस्क ऑफ ग्लाउकोमा देन नॉन डायबिटिक्स, डायबिटिक्स हैव हायर रिस्क ऑफ कैटरैक्ट्स देन नॉन डायबिटिक्स, रेटिनोपैथी और खून की जो छोटी नालियां हैं आंख की पर्दे पे उसको खराब करेंगी, ऑप्टिक नर्व को तबाह करेंगी, मैक्युलर एडिमा, इट विल डिस्ट्रॉय योर आईज। इवन diabetes is the leading cause of blindness around the world. पैर देख लें, because of the poor circulation, you have a neuropathy, नर्व को डैमेज करेंगी, ब्लड वेसल्स डैमेज करेंगी। फिर जो है अगर जख्म हो जाए तो उसकी वजह से जो सफेद खुलिये हैं जिनको पहुंचकर रिपेयर करना है वो भी पहुंच सकते हैं, तो जो पैरों में नासूर हो जाते हैं। इस वजह से हम इन पेशेंट्स को उनमें रखते हैं हाइपरबैरिक चेम्बर्स में। मेरे ऑफिस से नीचे फ्लोर पर वुंड केयर सेंटर है, तो उसमें हाइपरबैरिक चेम्बर्स, दे हैव हाई ऑक्सीजन प्रेशर, तो उसमें वो लिटा देते हैं मरीज को, उसमें वो 1-2 घंटे लेटकर और टीवी देखते रहेंगे या कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन की वजह से आई जस्ट लर्न, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि हम हमेशा से, हमने मेडिकल स्कूल से यही सीखा था कि खून के जो सुर्ख जसीमे हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सारे जिस्म में। लेकिन जब हम हाई प्रेशर्ड ऑक्सीजन डालते हैं जिस्म के अंदर तो हर चीज, यानी कि इवन व्हाइट ब्लड सेल्स स्टार्ट टू कैरी ऑक्सीजन, व्हिच आई थॉट वेरी इंटरेस्टिंग। एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है। जी। तो अगर हम 100% ऑक्सीजन कर दें और प्रेशर के साथ उसको हम मरीज के अंदर डालें तो उससे क्या होता है कि वो जो पोर ब्लड है, सप्लाई है, उसमें जाके उनके मरीजों के पैरों में जो जख्म हो जाते हैं उनको भरने में मदद मिलती है। सही सही। ये जो बात अभी आपने की, मैं पूछना चाह रहा था कि अभी आपने जो बात की कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स है वो भी कैरी कर सकते हैं ऑक्सीजन को, तो क्या ये जो रियलाइजेशन है क्या ये बहुत रिसेंट है या फिर ये बहुत पुरानी बात है, पता है हमें? आई एम श्योर ये पुरानी बात होगी लेकिन मुझे अभी पता चली है, तो मेरे लिए नहीं है।
असल में मैं ये चाह रहा था कि क्योंकि हमें पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस तरह करती हैं कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसमें एक एडिशनल सॉरी एक एक्स्ट्रा वो होती है साइड जहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड कर सकती है। तो क्या राइट। हमें वैसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि क्या मैकेनिज्म पता है हमें कि जिस तरह व्हाइट ब्लड सेल किस तरह कैरी करते हैं ऑक्सीजन, क्या उनमें भी जी, हीमोग्लोबिन है या कुछ और है वहाँ पे? मेरे ख्याल में इसका कुछ बॉन्ड वगैरह नहीं होगा। और व्हाइट ब्लड सेल्स भी अच्छा। कितने तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, हाँ जी। बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स। हम्म, तो वो शायद ऐसे ही एक नॉन केमिकल एडहेजन या मे बी इट्स जस्ट एन अटैचमेंट ऑफ टू पार्टिकल्स। आई डोंट नो द मैकेनिज्म ठीक है। बिहाइंड इट, लेकिन आई जस्ट थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग। सही। Took my student down and ठीक। they just gave me an overview. So अच्छा it's so interesting. We are ठीक ठीक। always learning new things. सही, बिल्कुल। अच्छा एक मैं क्वेश्चन और पूछ लूं कलील साहब, अगर गो मैं अहेड। एक क्वेश्चन जी मैं जी। पूछना है कि क्या कहते हैं ये जो अभी आपने कुछ देर पहले आप बात कर रही थी सिंपल शुगर्स की। अब इसके बारे में आई थिंक मैंने ओ लेवल्स में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी भी नहीं पढ़ा आज तक बायोलॉजी में कि अगर आप देखें कि जो सिंपल शुगर जो आप कह रही हैं, क्या ये मोनोस्क्लेराइड्स की आप बात कर रही हैं? Right. तो हाँ, तो मोनोस अब जितना मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या ये बात सही है कि मोनोस्क्लेराइड्स में जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज है, उनमें क्या ये बात सही है कि जो ग्लूकोज है ब्लड में वो ज्यादा होना एक्चुअली ये डायबिटीज है, अगर फ्रुक्टोज ज्यादा हो तो ये डायबिटीज नहीं है? ये बात सही है या ये बात गलत है? किसी भी तरह की आप कार्बोहाइड्रेट लें, एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव, हम्म जैसे कि हम मुंह में कुछ रखते हैं खाने के लिए और उसको चबाना शुरू करते हैं, तो एमिलेज जो है वो हम्म डाउन करना शुरू कर देता है, एंड देन इट गोज इनटू आवर हम्म स्टमक में अच्छी तरह। इट्स अ फूड प्रोसेसर, इट गेट्स ग्राइंडेड, हम्म HCl शामिल हुआ, बैक्टीरिया किल कर दिए, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करना शुरू किया। इंटेस्टाइन में फिर मजीद एंजाइम्स, जैसे कि आपने कहा था कि लबलबा जो है वो एक्सोक्रिन ग्लैंड भी है और एंडोक्रिन ग्लैंड भी है। तो जो है हम्म जो एक्सोक्रिन एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। वो सिंपलेस्ट शुगर ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड में जाने के ठीक। सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड, एंड इंसुलिन विल ओपन द डोर्स फॉर योर सेल्स, और उसके अंदर चली गई सेल के अंदर, वहां पर उसने एनर्जी बनाई, ATP बनाई, जिससे हमारे हमारे मशीनरी चल रही है। लेकिन अगर ठीक। अच्छा जी जी, go ahead, मैं कह रहा था कि इसके रिलेटेड ना मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या क्या ये बात सही है कि पहले मैं ये बता देना क्या ये बात सही है या नहीं, कि इंसुलिन जो है उसका उसको हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में रखता है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, तो तो अगर ये बात दो सही है तो क्या ये हो सकता है कि जी जी, सो मैं कह रहा था कि मेटाबॉलिज्म को, जी go जी, ahead, sorry, go ahead, finish your question. अच्छा मैं कह रहा था कि अगर ये बात सही है तो क्या ये बात सही है कहना कि अगर लिवर में कोई मसला हो तब भी आप डायबिटिक हो सकते हो? अगर पेंक्रियास बिल्कुल ठीक है लेकिन लिवर खराब है जहाँ पे ग्लाइकोजन रखा जाना है, तो क्या अगर वो क्या कहते हैं खराब हो, लिवर में कोई मसला हो, तब भी आप डायबिटिक हो सकते हो? किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो जिससे आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो, तो इट कैन कॉज इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, दैट्स वन मैकेनिज्म। एंड एक हम्म। की बीमारी होती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। वो बहुत कॉमन नहीं है, अच्छा। सिर्फ 1 या 2 मरीज हैं इसके, पिछले 15-20 साल में मैंने 1 या 2 ही मरीज देखे हैं इसके ठीक है। डिजीजेस, जहाँ पे आपके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स नहीं होते। तो ठीक। ये एक अलग प्रॉब्लम है। अब सोचिए जरा कि जैसे हम हैं, we make money, right, and we put it in the bank, and then we take out a little bit हम्म। bills. अब फर्स्ट कर आपके पास बैंक नहीं है, there is no हाँ bank, you will keep एग्जैक्टली। running out, right, you will keep running out. तो ये लोग जो है इनमें, जैसे सुबह नाश्ता किया, उसके बाद लंच किया, लंच के बाद डिनर किया शाम में, तो उसके दरमियान में कोई फोर्स नहीं है जो उनको नॉर्मल रखे, स्टडी रखे। तो दे आर अप एंड डाउन, कीप हैविंग हाइपोग्लाइसीमियास, न्यू ठीक। प्रॉब्लम्स। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि अगर किसी को लिवर ठीक। डिजीज हो तो क्या उनको डायबिटीज हो सकती है? तो किसी भी तरह की बीमारी, कोई भी तरह की आपकी बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अच्छा। a car, you had some kind of infectious disease, you took antibiotics, you took chemotherapy, steroids, anything that causes stress on your body can give you diabetes. अच्छा ठीक। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि कई लोग जो हैं वो आई थिंक ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जो अभी आप हमने जो बात कर रहे थे सिंपल शुगर्स की जिसमें ग्लूकोज भी आता है,
तो एक और तरह की जो चीज है जो आई थिंक वो पॉलिसैकेराइड्स में आती है, आई थिंक इसको स्टार्च जो है, स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो अगर ज्यादा मैंने कुछ लोगों को कहा था कि यार स्टार्च ना खाओ, इससे डायबिटीज हो सकती है, तो वो उन लोगों के माइंड में बैठा होता है कि यार वो तो ग्लूकोज से होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि स्टार्च भी एक्चुअली ग्लूकोज से ही मिलकर बना है, ये बात ठीक है? राइट, सही कहा आपने। दैट्स व्हाट तो अगर स्टार्च आप ज्यादा कंज्यूम करो, थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी कि जो है लोग समझते हैं कि सिर्फ आपने कैंडी खा ली या चॉकलेट खा ली या आपने शुगरी ड्रिंक पी लिया तो ही आपके अंदर शुगर बढ़ेगी, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स इज एक्चुअली शुगर। ठीक, सही। चलिए करीब जी साहब आप पूछ सकते हैं। जी, आपने जिक्र किया बहुत सारी बीमारियों का, आर्थराइटिस से आंखों की बीमारियां या जोड़ों की बीमारियां या पाँव की बीमारियां, जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनकी बीमारियां। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गुर्दों पे क्या असर पड़ता है इसका? जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे भी वो डिपॉजिट होते हैं दे डैमेज, तो ग्लूकोज के डिपॉजिट्स की वजह से जो किडनीज की स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं दे आल्सो गेट डैमेज्ड। तो इन पेशेंट्स के अंदर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है शुरू में। बिल्कुल, क्योंकि हाउ वुड यू नो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुर्दे काम नहीं कर रहे? तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोअल्बुमिनुरिया। कि नॉर्मली हम जो भी फिल्टर करते हैं अपने नेफ्रॉन से, जैसे हर चीज का यूनिट होता है ना, तो जैसे इसका जो यूनिट है वो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होती है, हर चीज फिल्टर हो जाती है, हमारा सारा ब्लड, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, हर चीज, एंड वी रीअब्सॉर्ब एवरीथिंग एक्सेप्ट द क्रिएटिनिन ऑफ कोर्स। तो जो है अगर आपको डायबिटीज की नेफ्रोपैथी या जो है गुर्दे की बीमारी हो रही है तो आप प्रोटीन को सही से रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते, यू स्टार्ट स्पिलिंग इट इन यूरिन। तो start showing up in the beginning, so that's why we do a test called microalbuminuria, and we check microalbumin and creatinine and we check a ratio of it. Normally it should be less than 30. तो अगर वो 30 हो तो हमें पता चलता है कि ओके इस मरीज के जो गुर्दे हैं वो अब डायबिटीज से मुतासिर हो। तो उसके लिए हम मरीज को यही बताते हैं कि आप अपना कंट्रोल बेहतर करें। उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं जिसकी वजह से गुर्दों को हिफाजत मिले थोड़ी, जैसे कि ड्रग क्लासेस को कहते हैं एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर तो ओल्डर क्लास है, अभी एक नई ड्रग क्लास निकली है SGLT2 इनहिबिटर्स, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज। डॉक्टर डिफ्रांजो, आप टेक्सास में हैं, डॉक्टर डिफ्रांजो भी टेक्सास में है। वो कौन सी जगह है जहाँ पर एक वो भी है, मेमोरियल भी है, where is he? Dallas में। I just forgot the name of that place. लेकिन Dr. DiFranzo is the godfather of diabetes and he invented this drug class and it's good for kidneys too. अच्छा, सही। तो अब दवाइयों का जिक्र आया है तो हमारे मेंबर्स को थोड़ा सा ही बता दीजिए कि एक तो लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायबिटीज को या ब्लड ग्लूकोज को ना कंट्रोल कर सकें तो फिर दवाइयाँ जो हैं किस किस्म की होती हैं जो उसको कंट्रोल करने में मदद देती हैं? जी, तो डायबिटीज की आपको मालूम है कि डायबिटीज के बारे में हमें पिछले 2000 सालों से पता है। 2500 years ago इंडिया जो होते थे तबीब या यूनानी तबीब, उन्होंने अपनी पुरानी किताबों में डायबिटीज के बारे में लिखा है। और इंडिया के अंदर हम डायबिटीज को मधुमेह कहते थे, मीनिंग हनी। और ये जो तबीब थे ये डायबिटीज को चूंटियों से डायग्नोस करते थे। जो डायबिटिक पेशेंट का जो यूरिन होता है उसमें चीनी इतनी होती है कि उसकी वजह से चूंटियां जमा हो जाती थी, तो वो कहते थे कि इसमें डायबिटीज है। और ये इंडियन जो थे इनको मालूम था कि एक टाइप 1 होती है डायबिटीज, एक टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये भी उन्हें पता था। और थे उन्होंने कहा कि यू कैन कॉल हिम द फर्स्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो अपने कहते थे टाइप 2 डायबिटिक्स को कि आप एक्सरसाइज करें। इतने सालों पहले उनको लेकिन 1921 तक डायबिटीज की कोई दवाइयां नहीं थी। पहली दवा जो डायबिटीज की इजाद हुई है वो इंसुलिन थी। बेस्ट ने इंसुलिन दरियाफ्त की, उसके बाद उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अभी 100 हो गए, अगले साल जो है इट विल बी 100 years ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के बाद कितने दहाइयों तक कोई और दवाई नहीं थी। उसके बाद सल्फोनिल यूरिया क्लास निकली। सल्फोनिल यूरिया क्लास जो है वो भी एक मुंह से लेने वाली दवाई है, वो आपके पैंक्रियास रिलीज करती है जिसकी वजह से आप
को मदद मिलेगी शुगर कंट्रोल करने में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज के बारे में, इट विल नॉट वर्क लॉन्ग टर्म, क्योंकि इवेंचुअली आपके जो 20% रह गए हैं बेटा सेल्स, दे विल रन आउट एंड देन दिस मेडिसिन विल नॉट वर्क। उसके बाद मेटफॉर्मिन निकली, जिसको ग्लूकोफॉर्मिन कहते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ नामों से ये दवाई मिलती है, यहाँ पर अमेरिका में इसको मेटफॉर्मिन कहते हैं, जेनेरिक। फिर उस मेटफॉर्मिन के बाद अब हमारे पास इतनी सारी दवाइयां हैं, डिफरेंट ड्रग क्लासेस। जब मैं मेडिकल स्कूल में थी 1990s में, तो हम समझते थे कि इस दो वजूहत से होती है, एक इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहिमत और दूसरी इंसुलिन की कमी। लेकिन अब हमें पता चला है कि कितने सारे पैथवेज हैं, लिवर किस तरह उसमें एक्ट करता है, किडनीज कैसे एक्ट करती हैं, आपका नर्वस सिस्टम कैसे एक्ट करता है, गट का क्या रोल है। तो हमने इन तमाम सिस्टम्स को समझा और अब उसके लिहाज से नई दवाइयां निकली, जैसे कि ग्लूकागॉन रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाई है, द DPP4 inhibitor class, SGLT2 inhibitors, all of these have so much science behind them. All be different podcasts because हर एक के पीछे एक लंबी साइंस है। जैसे कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में आपको बता सकती हूँ कि हीला मॉन्स्टर को साइंसदानों ने कैसे ऑब्जर्व किया कि हीला मॉन्स्टर जो है बड़ी सी लिजर्ड होती है मैक्सिको में और नॉर्थ अमेरिका। हीला मॉन्स्टर लिव्स इन डेजर्ट, वो साल में सिर्फ 8 मरतबा खाता है। तो साइंसदान जो थे वो इतने हैरान हुए कि भाई हीला मॉन्स्टर साल में 8 मरतबा कैसे खाता है। फिर उन्होंने कहा कि उसके जो लुआब है उसके अंदर एक केमिकल है जिसको एक्जेंडिन 4 कहते हैं। पर एक्जेंडिन 4 के ऊपर उन्होंने और रिसर्च की तो पता चला कि इट्स homologous to a molecule that we make in our intestine. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बनता है मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं GLP-1। हमारा अपना GLP-1 जो है वो 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के बाद वो डिग्रेड हो जाता है। वो एक एंजाइम डिग्रेड करता है। तो उन्होंने 2 तरह की दवाइयां बनाई। पहले बनाई थी DPP4 इनहिबिटर कि वो एंजाइम ब्लॉक कर दें तो हमारा अपना GLP थोड़ा लंबा अरसा तक है। GLP-1 जो है उसके रिसेप्टर्स कई जगहों पर हैं। It stimulates your satiety centers in the brain, so you feel full, you don't want to eat more, and then your stomach moves slow, और आपका जो पेंक्रियास है वो इंसुलिन बनाएगा। तो इन सारे की वजह से आपका वजन कम होगा, डायबिटीज का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। तो उसकी भी दवाइयां हैं। फिर SGLT2 इनहिबिटर, जैसे मैंने आपसे कहा डॉक्टर डिफ्रांजो की इजाद, ये भी एक नई डिस्कवरी है। किस तरह एक फैमिली थी, उसको कहते हैं familial renal glucosuria। ये जो फैमिली है ये लोग रीअब्सॉर्ब नहीं करते ग्लूकोज को जैसे नॉर्मली करना चाहिए, सो दे कीप ग्लूकोज इन योर यूरिन। तो उनमें डायबिटीज नहीं होती, इनका वजन भी नॉर्मल रहता है और उनको डायबिटीज नहीं होती। उन्होंने साइंसदानों ने ये मॉलिक्यूल बनाया जिससे वो नॉर्मली ये डोर बंद कर दें जिससे ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाए आपके ब्लड में। So all of these drugs work differently, or it's amazing now we have all these different choices to help our patients. मैं ये समझती हूँ कि आज के दिन 2020 में ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे आप किसी मरीज की डायबिटीज को कंट्रोल ना कर सकें। यानी हमारे पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। हमारे पास अच्छी मशीनें हैं जिनसे हम ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, दवाइयाँ हैं जिनसे हम उनका कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनको इन पेचीदगियों से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर लुमना, ये आपने हमें इतना कुछ जो बताया है डायबिटीज के बारे में, आपने गालिबन एक बड़ी ज़ख़ीम किताब भी लिखी है डायबिटीज के बारे में। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वो किताब आपने लिखने का ख्याल कैसे आया, और यह है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो उस किताब को अगर हासिल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी, तो डायबिटीज की किताब लिखने का मेरे जहन में इसलिए ख्याल आया क्योंकि जब मैं फेलोशिप कर रही थी तो मेरी अम्मी को डायबिटीज थी। मैं अपनी बहन के घर गई और मेरे पास एक ग्लूकामीटर था। हम लोग सीख रहे थे कि शुगर कैसे चेक करते हैं। मैंने अपनी अम्मी की ब्लड चेक की और उनकी ब्लड शुगर 325 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको मालूम है कि आपको डायबिटीज है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको उनके डॉक्टर ने कहा था कि बस आप अपना डाइट पे ध्यान दें। और मैंने कहा अपना पिल बॉक्स दिखाएं, तो उसमें 3 दवाइयां थी, एक लाइसिनोप्रिल, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड और एस्पिरिन। आफ्टर आई डायग्नोज माई मॉम, तो मैं अपनी अम्मी को बता रही थी कि डायबिटीज क्या है, उसका इलाज कैसे करते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि देयर इज अ ह्यूज गैप। हमारे जो भी शुगर डायबिटीज मुबहिम सा कॉन्सेप्ट है कि हमें शुगर हो गई, हम अब पता नहीं क्या करें और हमें क्या हो जाएगा, पीपल आर वेरी स्कैर्ड। और ये सारी नई इंफॉर्मेशन, नॉलेज और टेक्नोलॉजी है,
and there is a gap between these two, and someone needs to fill this gap. तो उस वक्त जो है अपनी उर्दू बहुत खराब हो गई थी, मैंने BBC उर्दू से पढ़ना शुरू किया, दोबारा से सीखा कि कैसे लिखना है, जो है मैंने शुरू की। बहुत ज़ख़ीम नहीं है, इसमें कितने पेजेस हैं? 132 पेजेस की बुक है, और इसमें जो है 13 चैप्टर हैं। लोगों को मदद मिल सकती है जस्ट टू नो के बेसिक्स डायबिटीज के बारे में समझना, क्योंकि जब भी हम कोई नई बात सुनते हैं तो लोग उसके बारे में खौफजदा होते हैं, लेकिन द मोर हम जितना सीखें उसके बाद उतना ही हमें ज्यादा समझ में आता है और हमारा खौफ भी कम होता है। सही। इस किताब में को पढ़ने से लोगों को पता चलेगा कि डायबिटीज क्या है, कैसे हो जाती है, उसका इलाज कैसे करें और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सही। तो ये आपने गालिबन ये साइंस की दुनिया में इसकी PDF अपलोड भी की थी जी। तो हम जब ये पोस्ट करेंगे आपकी गुफ्तगू जो है तो हम साथ फिर वो उसका लिंक दोबारा से डाल देंगे। लेकिन उसमें एक चैप्टर जो था वो आपने सिगरेट नोशी पे स्मोकिंग पे लिखा था। तो सिगरेट नोशी का डायबिटीज के साथ क्या ताल्लुक है? सिगरेट नोशी एक अलग चीज है, वो आउटसाइड चीज है ना, एक्सटर्नल फैक्टर है। डायबिटीज अंदर है। सही। तो जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ एक और हम प्रॉब्लम ले लें तो वो कंपाउंडेड हो जाएगी। 2 + 2 will be 5 or more। जानते हैं कि स्मोकिंग इज हॉरेंडस, इट कॉजेस डैमेज टू ऑल ऑफ आवर बॉडीज। सही। रिस्क फॉर कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और एक बहुत अच्छी किताब है एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, उसको लिखा है डॉक्टर सिद्धार्था मुखर्जी ने। वो जो है कैंसर डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो है ज़ख़ीम किताब, इतनी मोटी। इट्स अबाउट द बायोग्राफी ऑफ कैंसर। तो उसकी उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई है कैंसर की, कि किस तरह लोगों को, यानी मिस्र के ज़माने से उन्होंने क्वीन का जिक्र किया है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उनका एक स्लेव था जिसने किस तरह उनको काट दिया, और उसकी वजह से इवन कि वो एक मुल्क से जंग करने वाले थे लेकिन उन्होंने दूसरे मुल्क से जंग कर ली। किस तरह कैंसर ने इंसानी तारीख असर डाला है और किस तरह पिछले 100 साल में हमने इतना कुछ सीखा है कैंसर के बारे में। और स्मोकिंग की बहुत तारीफ जो है, इट्स एक्चुअली वेरी सैड कि जो स्मोकिंग की कंपनीज हैं, टोबैको कंपनीज, उनको मालूम भी था कि हम ये जहर बेच रहे हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए उन्होंने किया ये। और इवन के और लोग कहते थे कि स्मोकिंग से ये सारे होते हैं नुकसान, तो वो उसको दबाते थे, उसको पीछे करते थे। और इवन अभी उन्होंने ये जो नए निकले हैं, क्या है, इनहेल्ड इलेक्ट्रिक सिगरेट्स। जी। तो ई सिगरेट्स की भी जो इंडस्ट्री है वो भी 2 कदम आगे हैं। दे डिस्करेज एवरी टाइम, ट्राई टू रेज अवेयरनेस बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। और देयर वाज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द बुक जहां पर डॉक्टर्स जमा हुए और वो स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग। वो खुद से करें और स्मोकिंग के लिए जमा हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि YouTube में इट्स सो फनी, यू शुड गो सी, YouTube के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट है कि टीवी पे इश्तहार आते थे कि डॉक्टर साहब जो है वो जा रहे हैं घर घर, मरीज देख रहे हैं और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं। और कहते थे कि कौन सी सिगरेट्स जो हैं वो डॉक्टर्स में ज्यादा पॉपुलर है। और खवातीन में आपको मालूम होगा, पहले एक खातून न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में वो स्मोकिंग कर रही थी तो उनको पुलिस वाले ने रोका और उन्होंने कहा जेल में डालेंगे, शायद जेल में डाला भी था। तो उन्होंने फिर बाद में उनको पता चल गया, जाहिर है टोबैको कंपनीज को, कि इतनी बड़ी मार्केट है, 50% पॉपुलेशन है वो खवातीन है। उन्होंने खवातीन को एडवर्टाइज करना शुरू किया कि आप कितनी ग्लैमरस लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, स्मोकिंग करें। स्मोकिंग अगर आप करेंगे, आपको पहले से डायबिटीज है, इट्स इवन वर्स देन समबडी हु डजंट हैव डायबिटीज। सो डोंट डू इट, इट्स जस्ट मोस्ट हॉरिफिक यू कैन डू टू योर बॉडी। सही। तो डॉक्टर लुबना, आप और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप मेंबर्स को देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में डायबिटीज इतनी बड़ी है, इतना कुछ है बारे में। आपका मालूम है कि सिर्फ डायबिटीज के ऊपर ही 100 से ज्यादा जर्नल हर महीने छप रहे हैं। तो ओवरवेल्म्ड, जस्ट पिक अप समथिंग, स्टार्ट रीडिंग। आप पढ़ते रहें। और मैं अब इस किताब का अगला एडिशन लिख रही हूँ क्योंकि ये 2012 में लिखी थी। 2012 से आज तक बहुत तब्दीलियां आ गई। SGLT2 ड्रग क्लास तो थी नहीं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर भी अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे थे जैसे हैं। उस वक्त हम लोग डेक्सकॉम 3 सीख रहे थे और हम 6 चल रहा है आजकल। नए चीजें निकल आई हैं। लिब्रे CGM पहले नहीं होता था, वो है।
तो उसके एडजस्टमेंट के साथ, नई अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है बस सीखते रहें और जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। सही। तो डॉक्टर लुबना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और इतनी कीमती मालूमात दी हमें और हमारे मेंबर्स को। और हसन, आपका भी शुक्रिया कि आपने ये पॉडकास्ट जो था इसको अरेंज किया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।